नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है भूतों की आत्मा। ये इस गांव में मकान किराए पर इतने सस्ते क्यों हैं? रमेश बाबू ने एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, जो कि उसके घर के पास का दुकान चलाता था। क्या बताएं बाबू, लोग कहते हैं कि इस गांव में रात को भूत आते हैं। मैंने तो आज तक नहीं देखे। पता नहीं किसने ये अफवाह उड़ाई है। रमेश बाबू शहर से ट्रांसफर होकर इस गांव में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आए थे। वह घर की तरफ से निकला तो रास्ते में उसे एक महिला मिली। बाबू, तुम उस सामने वाले घर में आए हो तो सावधान रहना, उस घर में भूत है। हाँ, वो सामने वाला दुकान वाला बाबा भी कह रहा था। कौन बाबा? वहाँ तो कोई बाबा नहीं है, वो तो मेरी दुकान है। अभी मैं किसी को सामान देकर आ रही हूँ। लगता है आपको वहम हो गया है। ये कहकर वह औरत अपनी दुकान पर जा बैठी। रमेश बाबू अपने हाथ में रखा सामान उसे दिखाना चाहता था, लेकिन उसने जब अपना थैला देखा तो वह खाली था। उसमें एक सामान तो था ही नहीं। रमेश बाबू भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने उसे वहम समझा और दोबारा उस दुकान से सामान लिया और उस औरत को पैसे चुकाकर घर आ गया। शाम को वो खाना खाकर टहलने निकले। उन्हें एक बच्चा दिखा जो अकेला उस अंधेरे में बैठा था। रमेश बाबू उसके पास पहुंचे। वो कुछ कहते उसके पहले बच्चा बोला, अंकल जी, आप उस घर में रहते हैं? ध्यान से रहना, वहाँ भूत हैं, मेरे सारे दोस्त कहते हैं। ये कहकर वह मुंह से रेल इंजन की आवाज़ निकालता हुआ चला गया और अंधेरे में गायब हो गया। रमेश बाबू ने सिर को झटका और मन ही मन बड़बड़ाए, सब पागल हैं, सब पागल हैं जो ये कह रहे हैं कि इस गांव में भूतों का डेरा है। सबका दिमाग खराब हो गया। रात को वो उस घर में आराम से सोए, कुछ परेशानी नहीं हुई। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि गांव के लोग गंवार हैं और किसी की भूत की अफवाह पर उन्हें विश्वास कर लिया है। वो सुबह तैयार होकर अपने ऑफिस की तरफ चल दिए, जो गांव की सीमा पर था। रास्ते में सब गांव वाले अपना काम कर रहे थे। उन्हें तो कहीं भी भूत का चिड़िया भी नजर नहीं आई। वो ऑफिस पहुंचे। 3-4 कर्मचारी ही थे। रमेश बाबू ने सोचा, यहाँ तो ऊपरी कमाई नहीं होगी, उन्हें तुरंत ही तबादला करवाना होगा। तभी चपरासी चाय लाया। उसने पूछा, साहब कहाँ रह रहे हो? पासी के गांव में, खेड़ा गांव में। साहब, ये खेड़ा कहाँ है? अरे पासी तो है। रमेश बाबू थोड़ा रौब से बोले, साहब मेरा जन्म इसी जगह हुआ है, ऐसा तो कोई गांव है ही नहीं। रमेश बाबू पहले ही अपनी ऊपरी कमाई न होने के अनुमान से परेशान थे। ऊपर से चपरासी के सवालों से वो और परेशान हो गए, तो उन्होंने चपरासी को डांट दिया। चपरासी चला गया। शाम को बड़ी मुश्किल से दिन काट वो घर वापस चल दिए। वो जब नाला पार कर गांव में घुसे तो पाया वहां गांव तो बदल गया था। वहां का नज़ारा काफ़ी अजीब था। वहां पहले जैसा कुछ नहीं था जैसा वो सुबह छोड़ कर गए थे। वे जल्दी से अपने घर की जगह पहुंचे तो देखा वहां पे खाली मैदान था। उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा था। तभी उसे वही बुजुर्ग महिला और बच्चे दिखे जो उसे कल मिले थे। रमेश बाबू उनके पास पहुंचे। उन्होंने बड़े बेचैनी भरे स्वर में पूछा, आप सबसे मैं कल मिला था ना, और बात भी की थी। मेरा घर तो यहीं था, आज है नहीं। उन तीनों ने जैसे सुना ही ना हो और आश्चर्यचकित होकर बुजुर्ग बोले, बेटा क्या बात करते हो, हम तो खुद नए हैं और हमारे एक रिश्तेदार का घर ढूंढ रहे हैं। ये कह वो तीनों आगे बढ़ गए। रमेश बाबू की अब हालत खराब थी। उनकी स्थिति ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। उसके घर में उसकी पत्नी, बच्चा, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि उसे अगले दिन ऑफिस में दिखाने थे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो बहुत दुखी हुए और पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने महिला इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। महिला इंस्पेक्टर जोर से हंसी और बोली, अभी तो पूरी तरह शाम भी नहीं हुई और अभी से चढ़ा लिए क्या? घर ही गायब हो गया, पत्नी और बच्चे भी गायब हो गए। पागल हो गया, जाओ यहाँ से। इतना कह वह जीप लेकर राउंड पर निकल गई। अब तो रमेश बाबू का बुरा हाल था। वो बदहवासी में बाहर निकले तो उन्हें अपना चपरासी साइकिल से आता दिखा। उनकी जान में जान आई। उन्होंने चपरासी को रोका और लगभग रोते हुए अपनी बात झट से पूरी बता दी। चपरासी उनके मुंह की तरफ देखकर बोला, कौन हो भाई, और ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? मैं कोई चपरासी नहीं हूँ और ना ही यहाँ कोई आसपास ऑफिस है। लगता है तुम पागल हो। यह कहकर चपरासी साइकिल पर चढ़ा और चला गया। अब तो रमेश बाबू को चक्कर आ रहे थे।
वह उसी समय गाड़ी पकड़ अपने पुराने ऑफिस की तरफ चल दिए जहां से उनका ट्रांसफ़र हुआ था। सुबह वे सीधा अपने पुराने ऑफिस पहुंचे। वहां देखा तो उनकी पत्नी और बच्चे पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर रमेश बाबू आश्चर्यचकित थे और थोड़ा तसल्ली भी उन्हें हुई। रमेश बाबू कुछ बोले उससे पहले उनकी पत्नी बोली, आप कहाँ थे जी? 3 दिन हो गए आपको ढूंढते हुए। यदि आज नहीं आते तो हम ऑफिस वालों को साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाने वाले थे FIR कराने। क्या बात करती हो? कल तो तुम मेरे साथ थी। मेरा ट्रांसफ़र होने पर हम लोग तो खेड़ा गाँव गए थे ना। ये आप क्या कह रहे हो जी? मैं तो कहीं नहीं गई थी, घर पर ही थी। अपने बेटे राजू से पूछ लो, हम तो आपको ढूंढ रहे थे। अब रमेश बाबू जोर से हंसे। तुम सब लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, रमेश बाबू बोले। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? कल से अपना राजू दुखी है। उसके दोस्त के परिवार ने आत्महत्या कर ली है और वो रोए जा रहा है। ऊपर से आप उजूल फुजूल बके जा रहे हो। रमेश बाबू की नज़र अपने बेटे राजू पर पड़ी। वह अखबार में नज़र गड़ाए दुखी बैठा था। अखबार में उसके दोस्त के परिवार की आत्महत्या की खबर छपी थी, फोटो के साथ। फोटो देख रमेश बाबू एकदम से चिल्लाए और बोले, इन लोगों को तो मैं कल ही खेगड़ा गांव में देखा था, तो ये कल कैसे आत्महत्या कर सकते हैं? ये वो बुजुर्ग, दुकान वाली महिला, वह बच्चा, वह महिला इंस्पेक्टर और वह चपरासी सभी थे वहाँ पे। रमेश बाबू ने पूरी खबर पढ़ी तो उनके होश ही उड़ गए। अब तो वो जोर जोर से हंसते, कभी इधर जाते कभी उधर। अरे इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनको हॉस्पिटल ले जाओ, कोई बोला। रमेश बाबू को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ उन्हें पागल घोषित कर दिया गया। पागल खाने में वो हंसते रहे। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनकी पत्नी और बेटे की हालत भी खराब। पूरा परिवार बिखर गया। पागल खाने में इन्हें एक और पागल के साथ रखा गया। वह पागल दीनू था। एक दिन रमेश बाबू का साथी उन्हें देखने के लिए पागल खाने आया। दीनू और रमेश बाबू को साथ देखकर वह चौंक गया। रमेश बाबू का साथी तुरंत दीनू को पहचान गया। वह वही था जिसकी जमीन को छुड़वाने के लिए रमेश ने उससे 1 लाख रुपए मांगे थे। उसकी जमीन उसके गांव के एक जमींदार ने हड़प ली थी। उस जमींदार ने रमेश को भी पैसे दे दिए थे, अपने साथ मिला लिया था। रमेश दीनू को भी डबल क्रॉस करके उससे भी पैसा हड़पना चाहता था। पैसे नहीं मिलने पर रमेश ने दीनू की सहायता करने से मना कर दिया था। दीनू की जमीन ही उसकी रोजी रोटी थी। इसी दुखी में भूखे रहने के डर से उसके पिता, बहन, भाई, पत्नी और बेटे ने आत्महत्या कर ली। दीनू भी साथ था, लेकिन उसे बचा लिया गया, पर वह इस गम में पागल हो गया है। रमेश का साथी उसे बुरे कर्म करने से मना कर रहा था, लेकिन वह नहीं मानता। आज उसका साथी देख रहा था कि दीनू के परिवार ने रमेश से बदला ले लिया। वह पागल था और उसका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा था। दीनू का परिवार शरीफ था, इसलिए रमेश को मारा नहीं, लेकिन उसकी हालत मरने से भी बदतर थी। शरीफ भूत आत्माएं बन गए थे सबने बुजुर्ग, महिला, बच्चा, चपरासी व महिला इंस्पेक्टर बन रमेश बाबू को पागल कर दिया। ऐसा जाल बुना, गांव बनाकर उसे वहां बुलाकर कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा। रमेश का साथी जैसी प्रभु तेरी इच्छा कहते हुए पागल खाने से निकल गया। उधर रोज दीनू पागल खाने में रमेश बाबू की बुरी तरह पिटाई करता है। वे चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन पागल खाने वाले उसे पागल समझ कुछ नहीं कहते। दीनू मारते हुए कुटिल हंसी हंसता है। पता नहीं वो पागल था या नहीं, शायद नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। थैंक यू। काला साया। असम के कई क्षेत्रों में शैतान का साम्राज्य है। वहाँ ज्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता है। घरों के नीचे दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और कमजोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ। यह बात तब की है जब मेरी मौसी को बेटा पैदा हुआ था और प्रसव के बाद उनका शरीर काफी दुर्बल और कमजोर हो गया था। उन दिनों प्रसव घर में किया जाता था। घरेलू इलाजों को औरतों के प्रसव के लिए इस्तेमाल किया जाता। मेरी मौसी प्रसव के बाद आराम कर रही थी और उनके नवजात बच्चे को मेरी नानी नहलाने दूसरे कमरे में ले गई। कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी ही थे। प्रसव के बाद मौसी थकान के मारे सो गई और एक आहट से उनकी नींद खुली। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आकृति बहुत ही भयानक थी। वो अपनी हाथ मौसी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। इतने में मौसी जोर से चीखी और नानी वहां पहुंच गई।
मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उनके सिरहाने कोई चाकू या हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बंधा है। फिर नानी ने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़े में लपेटकर बांध दिया और उनके बच्चे के हाथ में भी बांधा। मौसी के पूछने पर नानी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साए कमजोर या दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। प्रसव के बाद नानी मौसी के पास सुरक्षा धागा और सिरहाने चाकू रखना भूल गई थी, इसलिए मौसी को उस काले साए का सामना करना पड़ा। कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। नानी को आधी रात को घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और जब उन्होंने देखा तो एक काला साया वहां खड़ा था। नानी ने जोर से चिल्ला के पूछा, आखिर तुम हो कौन? क्यों हमारे पीछे पड़े हो? काले साये ने डरावनी आवाज में जवाब दिया, यह घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। नानी उस वाक्य से बहुत डर गई थी क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साये से खतरा था। अगले दिन नानी ने एक पंडित को घर बुला के सारा किस्सा सुनाया और पंडित जब घर के पीछे गए तो उन्होंने काली शक्तियों को महसूस किया। पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए उन सब के नीचे कई लाशें दफन है। यह इलाका पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर यहाँ धीरे धीरे लोग घर बनवाने लगे। इस घर का कोई ऐसा ही राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसे शापित स्थान निर्दोष परिवारों की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द यह घर खाली कर दे, तब तक रक्षा मौली अपने हाथों में बांध ले। मौसी के पति को वापस आने में 2 दिन बाकी थे। बिना वक्त गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चले गए और मौसी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। आज भी इस डर से लोग घर बदलने से पहले उसका इतिहास पता कर लेते हैं क्योंकि ऐसे भूतिया राज अक्सर लोगों को महंगे पड़ते हैं। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी।